नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द इंडिया प्लस। मैं ज्योति कुमारी आज आपको एक ऐसे हाउसवाइफ से मिलवाने जा रही हूँ जो बिल्कुल हमारी तरह ही सिंपल है, या यूँ कहें एकदम साधारण है। लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे और उनकी ज़िंदगी से रूबरू होंगे तो जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने शादी के बाद भी अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने को पूरी करती रहीं। आइए मिलते हैं और बात करते हैं एक ऐसी हाउसवाइफ से और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम है? मेरा नाम कीर्ति वटकर है। आप बताएंगे कि आपकी पहले की ज़िंदगी जैसे स्कूल लाइफ कैसी रही? हाँ, काफ़ी अच्छी रही। वैसे पेरेंट्स तो सब निभा रहे थे, सब अच्छी तरह से हो रहा था। लेकिन मैं सबसे छोटी होने की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, मतलब पैम्पर्ड काइंड ऑफ में थी। लेकिन मैंने कॉलेज लाइफ में बहुत सारे जॉब्स भी किए हैं, तो उस हिसाब से मतलब स्ट्रगलिंग तो नहीं, लेकिन एन्जॉयमेंट था रहा। हर एक जॉब का एक अलग ही मज़ा मैंने उठाया। और उस हिसाब से जॉब करते करते कॉलेज टाइम, मतलब मुंबई में होने की वजह से मैंने भागम दौड़ी होती है जो जैसे बोलते हैं, वैसे ही लाइक कॉलेज करो, फिर ट्यूशन्स जाओ, जॉब्स करो, ये बहुत एंजॉयमेंट मैंने किया है। अच्छा, तो मैंने आपका घर मुंबई हुआ, राइट। और आप घर में कितने लोग हैं? मेरे पापा मम्मी लास्ट ईयर गुजर गए, लेकिन मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन, फिर भाई, फिर मैं। अच्छा, और सबसे लास्ट होने की वजह से थोड़ी सी आपको बहुत बेनिफिट हुआ इस चीज़ बेनिफिट हुआ। मतलब घर में छोटे होने का बहुत फ़ायदा हो जाता है। यस, राइट। तो आप जैसे बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप स्कूल लाइफ में करना चाह रही हो, नहीं कर पाई। हाँ, राइट। एक्चुअली मुझे डांस का बहुत शौक था। मतलब बहन और मैं, हम दोनों बहुत डांस करते थे, लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, फोक डांस, या फिर इंडियन म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक, इस पर हम लोग खूब डांस करते थे। मतलब घर में ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे? राइट, ऐसे ही लाइक टाइम पास था उस वक्त। अच्छा। और मेरे पापा बिल्कुल विरोध में थे, मतलब हम लोग ऐसे ही नाचते थे, लेकिन ऐसे कुछ सीखना, उस पर हमेशा विरोध था। नाच गाना बिल्कुल पसंद नहीं था मेरे पापा को। तो हम लोग फिर सोचते थे कि कुछ, मतलब तभी ऐसे कोई क्रेज ही नहीं था कि क्लासिकल फॉर्म सीखना है ऐसे, क्योंकि पापा जो विरोध में थे तो वो माइंड में था ही नहीं कहीं पे कि मुझे क्लासिकल डांस फॉर्म करना चाहिए और सीखना चाहिए, उसका फ़ायदा भी होगा। अच्छा, जैसे घर में पापा लोग का होता है कि हाँ नाचना गाना बहुत अच्छा नहीं मानते, शायद उनको भी ये पसंद नहीं रहा होगा, इसलिए शायद वो मना करते होंगे। हाँ, शायद वो पता नहीं क्यों, लेकिन माँ मेरी न्यूट्रल थी। अच्छा। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पापा मेरे बिल्कुल नाच गाने के विरोध में थे। अच्छा। कुछ ऐसी बातें जो आपके घर में नहीं पसंद होने के बावजूद आपको अच्छा लगता था करना और आप नहीं कर पाई? क्लासिकल मुझे बहुत पसंद था। वैसे ऐसे लगता था कि कोई तो डांस फॉर्म आना चाहिए हम लोगों को। मतलब कोई भी फीमेल या मेल जो भी है, डांस फॉर्म या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सबको आना चाहिए मेरा ख्याल है वैसे। क्योंकि वो एक सेटिस्फैक्शन देता है आपके, कोई भी डांस फॉर्म को एक फिनिशिंग लुक देता है, प्लस वो मतलब वो आपको फीलिंग अच्छा देता है। लेकिन ये मुझे शादी के बाद अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे विरोध नहीं किया। वो एक्चुअली इतने बिजी रहते थे कि उनको टाइम ही नहीं देता कि मैं उनको पूछूं, और वैसे भी विरोध कभी नहीं किए। अच्छा। लेकिन फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैं बाल भवन में एज अ सेक्रेटरी ज्वाइन की थी एनटीपीसी में। ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मतलब आप मिली। कहना चाहेंगे कि सर की जो जॉब है वो एनटीपीसी में है? जी जी, अच्छा। एनटीपीसी में है। एनटीपीसी में होने का बहुत फ़ायदा हो गया। सर बिजी हो गए तो आपको भी लगता था मैं किसी चीज़ में कुछ ना कुछ करती रहूँ ताकि मैं भी बिजी रहूँ। एग्जैक्टली। हाँ, मुझे भी लगता था, क्योंकि मुंबई का होने के कारण मैं बहुत बिजी वहाँ पे रहती थी। फिर शादी के बाद जैसे लिटरली खाली से बैठने जैसा काम हो गया, तो फिर फील होगा कि कुछ तो करूँ, कुछ तो सीखूँ एटलीस्ट। फिर जब बाल भवन की सेक्रेटरी में बनी और उस पर मतलब इंचार्ज किया, फिर बच्चों को सिखा रहे थे वो सर से, मैं सोची कि अब इस एज में कैसे करूँगी ज्वाइन। मतलब आप ये भी कहेंगे कि आगे चल के हम अपने एज को लेके भी काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस तरह के मन में भी ख्याल आते हैं। Exactly. शायद हम कुछ करने से पहले बहुत सोचने लगते हैं कैसे करें, क्या करें। फिर आपने कैसे कंटिन्यू किया इसको? तो वही सोचा कि अभी एक शादी के एज के बाद हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग बहुत है एक्चुअली, बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां हम ज्वाइन कर सकते हैं। फिर सर से मैंने कांटेक्ट करा कि सर आप मुझे सिखाएंगे क्या? तो सर बोले क्यों नहीं, आप कोई भी एज में सीख सकते हैं, ऐसा कोई एज लिमिटेशन नहीं
होता है। तो फिर उनसे मैंने सीखा, फिर एग्जाम्स भी दी, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों होती है इस मैंने हिसाब से। बेसिकली आपने ये कौन सा डांस सीखा है? मैंने कथक सीखा है। अच्छा, कथक क्लासिकल कथक, फॉर्म अच्छा। विशारद तक मैंने कंप्लीट किया। एक्चुअली वहाँ पे 4 साल थी, तो उतने में मैंने जितना मतलब जितना ग्रास्प कर पाई उतना कर लिया। फिर ट्रांसफर हो गई तो उसमें फिर से दिक्कत आ गई। मतलब डिसकंटिन्यू होता ही है हमारा, ऐसे वो फील्ड है। जॉब के दौरान होता ही है, लेकिन ये बहुत हिम्मत वाली बात है कि आप मतलब बाकियों का ख्याल नहीं रखते हुए आपने जो अंदर की प्रतिभा थी, जो आप पहले करना चाहते थे, वो बाद में कंटिन्यू करके इसको जी। कंप्लीट कर लिए। एग्जैक्टली। और बहुत सारे मतलब घर बैठे वैसे मैं बहुत सारे ड्राइंग्स में, मतलब कला तो मेरे में पहले से ही थी, तो वो मैं मतलब मम्मी ने मुझे एग्जाम्स भी दिलवाई। मैंने एक तरह से कहेंगे आप हॉबी में है ये आपके। एलिमेंट्री, हाँ एलिमेंट्री एग्जाम दी, इंटरमीडिएट रह गया मेरा, लेकिन एलिमेंट्री एग्जाम्स होती है ड्राइंग की, तो उसमें बहुत सारे मतलब ट्रेडिशनल आर्ट और ये सब होते हैं। जैसे फूल को देख के फूल जैसा ड्रॉ करना है, उसको एग्जैक्टली वैसे बनाना है, या कोई आर्ट फॉर्म बनाना है, जैसे कोई गमला रखा है तो वो एग्जैक्ट वैसे आना है। तो ये जो आपका शौक है, मतलब ये कब से आपके अंदर आया? मतलब स्कूल टाइम से? बचपन से था एक्चुअली, कुछ ना कुछ मैं ड्रॉ करती थी। अच्छा। लेकिन और एग्जाम्स भी दिए हैं, तो उस हिसाब से उसमें भी जैसे वारली ये सब बेसिक सिखाते हैं, लेकिन और गहराई में जाने के लिए आप उसमें जितना आप ड्रॉ करेंगे, जितना उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तब तक आप उसकी गहराई तक नहीं जा सकते हो, ऐसा मेरा ख्याल है। तो आप जितने उसको ड्रॉ करेंगे, जितनी बार ड्रॉ करेंगे, या अलग अलग फॉर्म्स में आप उसको ड्रॉ करेंगे, तब आप उसको और अच्छी तरह से वो आर्ट को जानते हैं। तो आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को अभी 20 साल हो जाएगी। अच्छा, तो आप शादी के कितने साल बाद जो ये डांस सीखा, या फिर? अभी मुझे सीख के वैसे 15 साल हो गए, और मैं बहुत सारे लोगों को सिखा भी चुकी हूँ। अच्छा, मैंने ट्रांसफरेबल जॉब ट्रेन भी करती है। राइट। मैं ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से सब जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पे कोई जैसे एनटीपीसी में बहुत रेयर ही कोई मतलब आर्ट फॉर्म सिखाने वाला होता है, क्लासिकल डांस स्पेशली। तो फिर वहाँ पे मुझे बोलते ही है, इंसिस्ट करते ही है, और मैं एक्टिव होने की वजह से तो मुझे और बोला जाता है कि नहीं तुम सिखाओ करके। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया है, और जैसे पेंटिंग भी वर्ली भी मैं सिखाई हूँ, ये भी सिखाई हूँ, बहुत कुछ। अच्छा, मैंने आप लगातार कुछ ना कुछ सीखती रहती है, बैठी नहीं रहती, तो आप कैसे मैनेज करती है घर के काम को भी और ये सब भी? हाँ, वो थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। अभी ऑफिस जाने के बाद जो काम बचता है उसमें कुछ डिवाइड कर लेती हूँ, कुछ अपने आर्ट के लिए दे देती हूँ, फिर खाना बनाना, वो वक्त पे खाना बनाना है। अच्छा। इनके आने के पहले फिनिश होना है, फिर बेटे को भी बीच बीच में देखना है, तो बीच बीच में टाइम थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ता है। तो मतलब बहुत अच्छा से आपने टाइम मैनेजमेंट किया होगा, तभी तो आप सब कुछ कर लेती हैं परफेक्ट टाइम। वही कुछ तो होना चाहिए जो अपनी लाइफ से हम कुछ ना कुछ गेन कर पाए। पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है कि हमारी कमाई का जो अलग ही मजा हाँ, होता है। मतलब खुद को सीख के बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छा Exactly. लगता है खुद हाँ। में कि कोई अपने काम को भी अप्रिशिएट करे। शायद आप यही आप हाउस वाइफ होने के नाते शायद करना चाहती है। Definitely. तो आप और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो आप बताना चाहें? हाँ, मैं आर्ट फॉर्म्स के मतलब क्लासिकल डांस के बाद मैं मतलब ये पेंटिंग सब बनाती हूँ। वारी के बहुत सारे क्लासेस लिए मैंने। वारी जो ये अपने आदिवासी हूँ, मतलब महाराष्ट्र के आदिवासी, उनके आर्ट फॉर्म है ये, वो सिखा चुकी हूँ बहुत सारे लोगों को। फिर मैंने सोचा कुछ बिजनेस करते हैं ताकि लोगों तक कुछ डिफरेंट चीज़, लाइक जैसे मैं साड़ी, रेडी टू वेयर साड़ीज मेरे जो कि मुंबई में काफी हद तक प्रचलित है, बहुत प्रचलित है। हाँ, और लोग एक्चुअली इजी टू वेयर है जो साड़ी, जिसमें आपको साड़ी पेटीकोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ढूंढने की, ना साड़ी फॉल पीको करने की ज़रूरत पड़ती है। पूरी साड़ी प्लीटेड आपकी होती है, और वो एक्चुअली आलसी नहीं बोल सकते उसको, लेकिन एक नया वे ऑफ स्टाइलिंग साड़ी। कितने लोगों को साड़ी नहीं पहनना आता है। मतलब आप ये भी कहना चाहेंगे जो मुंबई की फैशन है उसको भी आप जहाँ जाती है इंट्रोड्यूस करवाती हैं लोगों को, ये भी बताती हैं कि किस तरीके से इजी टू वियर है पहनना। एग्जैक्टली।
एक्चुअली मैंने कॉलेज के बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग भी की, लेकिन लास्ट एग्जाम मेरी रह गई शादी के बाद, क्योंकि ससुर जी नहीं रहे। तो वो होता है कि 1 साल में के अंदर शादी करना, तो उस हिसाब से मैंने मेरी लास्ट एग्जाम रह गई। बिजनेस करने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? हाँ देखिए, साड़ी तो सब लोग ही पहनते हैं, लेकिन साड़ी 2 मिनट पे पहन के दिखाना, या अभी जैसे पहले कैसे, अभी उतना नहीं है, पहले ज़माने में था कि सास ससुर के सामने साड़ी पहन के ही जाना है, तो फीमेल्स को साड़ी पहनने में टाइम लगता था और उन सामने जाने में ये। तो अभी इतना आसान है, अगर वो भी लेडीज़ चाहती हैं कि हम फटाफट जाए उनके सामने, तो 2 मिनट में साड़ी जस्ट पिन अप करनी है, लूप्स दिए हुए हैं उसको उनके हिसाब से पिन होती हैं, पिन होती हैं, तुरंत। और बहुत सारे लूप्स होते हैं, मोटे पतले, सारे लोगों के लिए सारी लेकिन सारी जैसे आप बिहार में ये सब ट्रेंड नहीं है, यहाँ बहुत लोगों को शायद पसंद नहीं आता हो, फिर इस बिजनेस को कंटिन्यू करना कैसे मुश्किल होता होगा काफ़ी? हाँ, बिजनेस वैसे बिहार में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया वो, इसलिए क्योंकि मेला लग गया तब मेरे ये, लेकिन कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे सारी बहुत सारे कनाडा और कलकत्ता में गए हैं। आउटसाइडर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको, क्योंकि उनको साड़ी पहनना नहीं आता। या फिर जो वर्किंग वुमेन है वो, उनको ये सब ज़्यादा पसंद आता है। हाँ राइट, वर्किंग वुमेन्स इसको ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उनको समय की कमी है, उनको फटाफट पहन के जाना है, पार्टीज हो चाहे ये हो, उनको पहन के फटाफट रेडी होना है। और गर्मी के वक्त तो और भी साड़ी पहनना मुश्किल, वो प्लेटिंग्स करना मुश्किल लगता है। दूसरे कंट्री में जो आपका ये बिजनेस चलता होगा, तो उसमें लोग तो कुछ अलग चॉइस होंगी उनकी, पसंद नापसंद अलग होती होंगी। नहीं, उनको चाहिए कि फटाफट हम पहन के रेडी हो जाए। अच्छा। अगर ऑफिस लड़कियां हैं, यंग लड़कियां वहाँ पे जॉब कर रही हैं, तो वो सोचती है कि हम फटाफट कैसे रेडी है, कौन साड़ी पहनते बैठे। लेकिन ये साड़ी में ना आपको साड़ी पेटीकोट की ज़रूरत है ना कुछ करने की, बस आप चाहिए तो क्रॉप टॉप यूज़ कर सकते हैं, आपकी फेवरेट टॉप्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप टॉप्स, या ब्लाउज अगर आपका कोई और मैच हो रहा है तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ तो ब्लाउज दिया ही जाता है, वो आप कभी भी सिला सकते हैं। तो मतलब 2 मिनट में आप रेडी कैसे हो सकते हो विदाउट एनी हेस्ट। आपको ना सारी पेटीकोट खोलने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, आप फटाफट रेडी हो जाते हैं। बस यही मेरी सोच थी कि सब लोग फटाफट रेडी हो जाए। और मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि जैसे हर जगह की एक खासियत होती है, तो मुंबई की खासियत यही है कि वहाँ पे ये साड़ी का बहुत ट्रेंड है, और आप चाहती हैं कि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो और जगह भी लोग जाने, उसको पहने और उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, और अभी ये फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी अब्रॉड जा रहे हैं, और सब लोग कम से कम टाइम हर कोई या तो अपना खुद का बिजनेस होता है, या फिर मॉडर्नाइज कर रहा है। और ये ट्रेंड लेटर ऑन आ रहा है, बहुत सारी हीरोइंस तो पहनते ही है, अब वो पहन सकती है तो हम क्यों नहीं। तो इट बिकम्स लाइक दैट कि वो जो जिस तरीके से कपड़े पहनना चाहती है, सभी पहनना चाहते हैं, सभी उस फॉर्म में जाना चाहते हैं। अच्छा। जैसे कि आप मुंबई से हैं, और नवीनगर का जो प्लांट, मतलब एनटीपीसी का जो प्लांट होता है वो बहुत छोटे जगहों पे होता है, तो छोटी जगहों पे आपको ये सब चीज़ें करने को बहुत ऑप्शन नहीं मिलता, फिर आप कैसे आप इसको कंटिन्यू कर पाते हैं, मतलब अपने शौक को, जैसे लोगों को सिखाना है, ये सीखना है, कैसे प्लेटफॉर्म मिलता है आपको? मैं पहले सोचती हूँ कि कैसे करें, कैसे अरेंज करना है, फिर थोड़ा सा बेस बनाना पड़ता है कि कैसे उसको हैंडल करना है, कितने लोगों को हैंडल करना है। अगर बहुत सारे लोग हो, जैसे ड्राइंग के लिए अगर हो बहुत सारे लोग हो, तो एक मतलब बेस डिवाइड करना या फिर टाइम डिवाइड करना, उनके हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट होती है, तो वो सारा सोच के डिविजन से। मतलब आप लगातार ये कहना चाहिए कि घर में भी आप कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं, करती रहती हैं, इन सब चीज़ को एक्टिव करती रहती हैं। बिल्कुल, जैसे मेरी एनी कलेक्शन के लिए सारी भी मेरी माँ मुझे पहले मदद करती थी, अभी कोविड की वजह से वो गुजर गई, लेकिन मेरे ये जो कारीगर्स हैं उनको टैकल करना, उनको हैंडल करना, हम लोग साड़ीज़ लेते हैं, फिर उसको ये फॉर्मेशन जैसे इनर्स बनाना है उसकी साड़ी के, और प्लीटिंग्स करने हैं, तो वो कारीगर्स को बताना पड़ता है, फिर सर्वे करना उसके ऊपर कि फिटिंग्स बराबर है या नहीं, कितने इंच की प्लीटिंग्स होनी है, कितने लूप्स होने हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स कैसी होनी है, फिर थ्रेड वर्क भी होना है उसके ऊपर,
पिको फॉल ये सारा मतलब मैनेज करना। बहुत महीन बातें हैं जिसको क्या ध्यान रखना Right. पड़ता है कि हम अपने कैसे कस्टमर को खुश रखें, उनके पूरी बातों का ध्यान रखती हैं आप। राइट, कस्टमर्स को खुश करने के लिए उनको क्या चाहिए क्या नहीं इसका नॉलेज, फिर कलर कॉम्बिनेशंस देखना, अंदर में भी जो कलर कॉम्बिनेशंस है वो भी देखना, जैसे साड़ी के फॉल्स ठीक से पड़ रहे हैं। ज़्यादातर हाउसवाइफ मतलब एक तरह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे अंदर की जो एक होती है भूख, मतलब सीखने की उम्र, वो बिल्कुल Exactly. खत्म होती जाती है। लेकिन फिर भी आप इतना कुछ कैसे कर पाती हैं? वही खत्म नहीं होने देना है। जब आप ये जो है आप नॉलेज जो गेन करते हो उससे नॉलेज आप रिलीज भी उतनी ही स्ट्रांगली करते हो, तो और आपका गेनिंग शुरू हो जाता है। ऐसा मेरा थॉट है। जितना आप नॉलेज गेन करते हो उतना जब बांटते हो तो उससे आप और नॉलेज गेन करते हो, उससे आप और वेरियस तरीके से आप उसको सीख पाते हो। अच्छा। उसमें और उसकी कमियां जब जान लेते हो तो उसको और अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता होगा कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते होंगे, जैसे आप बहुत अच्छा काम किया, आप जितना सोचते हैं उतना अप्रिशिएट नहीं मिल पाता है, फिर उस समय कैसा लगता है? कुछ वक्त ऐसे महसूस हुआ है कि किसी ने अप्रिशिएट, मतलब जिससे हम लोग चाहते हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्ग पर्सन्स कुछ होते हैं। अभी जैसे बचपन से मेरी बहन मेरे लिए मोटो रही है कि ये मतलब वो मुझे अच्छी बातें बताती है, लेकिन शी हैज़ बीन अ क्रिटिक टू, मतलब वो क्रिटिक भी रही है कि उसने मुझे फ्लॉज भी बताया कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। तो फिर पहले बुरा लगता था कि अरे यार इसने बुरा कह दिया। गलतियां भी ढूंढती थी कि अच्छा ये नहीं है, हाँ, मतलब। लेकिन उस गलतियों से आप सीखते जरूर हो। हाँ। उससे जैसे बचपन में एक छोटी बात बताती हूँ, जैसे इंग्लिश कमजोर थी मेरी बचपन से। अच्छा। तो फिर मेरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने कहा डिक्शनरी पढ़ो। मैं उसको जो मीनिंग्स पूछती थी तो वो बोलती थी डिक्शनरी पढ़ो, अगर तुमको ना समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो डिक्शनरी मैंने पढ़ना शुरू किया, उसमें से नए वर्ड्स जानना शुरू किया, तो दैट इंक्रीजेस माय मतलब नॉलेज। दरअसल जब कोई हमें समझाता है या कुछ बताता है तो हमें बुरा लगता है कि अरे ये क्यों बोल रहा है, या हमारे अंदर की कमियां ही ढूंढ रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन उसको पॉजिटिवली लेना है। हाँ। उसको ओवरकम करना है हम लोगों को कि इसमें क्या है, मतलब क्यों, उसको एनालाइज करना है कि ये गलती है तो क्यों है, किस लिए है, कैसे इसको हम ओवरकम करें। तो उसको हम लोग को मतलब ओवरकम करके उसको फिनिशिंग देनी है, तो तब वो बेटर हो इतना सारा आप पॉजिटिव एनर्जी लाती कहाँ से? कुछ तो होगा जो आप मतलब बस सोच पॉजिटिव रखती हूँ। मुझे मतलब जो भी लोग अगर कोई नेगेटिव बोलता है तो अपने अच्छे के लिए है, हमने सारी पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिविटी निकाल देनी है और सब अच्छा सोचना है, सब अच्छा हो जाता है। अच्छा, मतलब कई बार बुरा हो भी गया, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाता है। डेफिनेटली। आप एक्चुअली आप जो सोचते हो वो ही प्लेस करते हो। हाँ। आप जो बोएगा वो ही पाएगा। तो अच्छा बोना है तब अच्छा पाएगा। अच्छा, तो ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती है, जो हम बोलते हैं वही पाते हैं। कई बार हम हाउसवाइफ सीख तो लेती हैं लेकिन आगे चल के उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि एक हाउसवाइफ होते हुए भी कैसे अपने जो शौक़ हैं उनको पूरे करते रहीं और आगे उसको कंटिन्यू रखा। हाँ, हम एक्चुअली हम लोग सीख तो जाते हैं लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ता है जब हम किसी को सिखाते हैं। जैसे एक दो हम लोग जब अगर बच्चों से शुरू करें ना, हम जैसे लाइक बड़े होते हैं तो बच्चों को हैंडल करना सीखते ही है इजीली, लेकिन आप उनको सिखाते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ही बढ़ जाता है। जैसे हम बच्चों को सब्जेक्ट सिखाते हैं तो हमारा नॉलेज जो पहले का है सिखाया हुआ है वो हम लोग रिफ्रेश करते हैं। हाँ, ये ऐसे नहीं कि हम लोग भूल गए पूरी तरह से। हाँ, सही बात। लेकिन हमारा नॉलेज भी और बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि अरे ये तो सीखा था, लेकिन फिर हम लोग अपना रिवाइज करते हैं। वैसे ही डांस फॉर्म का भी है, आप जितना सीखते तो हो, आपको अपने गुरु ने सिखाया तो है, लेकिन वो आप इम्प्लीमेंट करते हो, मतलब आप अपने किसी बच्चे को सिखाते हो, एक को सिखाते हो, दो को सिखाते हो, जब ग्रुप्स में सिखाना चालू करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है। तो आप जितने आगे ऐसे सिखाते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ते जाएगा। और कई बार हम महिलाएं जो हैं वो घर में रह के मतलब घर परिवार के बीच इतना उलझ जाती हैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। कभी हमें लगता है मोटे हो गए या फिर वगैरह इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव बातें दिमाग में आ जाती हैं, तो उसके लिए क्या
आप कहना चाहेंगे? अब फिजिकल इश्यूज तो सभी को लिटरली होता है, और शादी के बाद, बच्चे होने के बाद तो और भी फीमेल्स को बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ या करने से ना करने से, अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से मोटापा आना, और कई मतलब कोई फॉर्चुनेट होते हैं और कोरोना तो उसकी वजह से घर में लोग और घर में बंद हो गए, जिसकी वजह से बाहर वर्कआउट नहीं हो पाता है, कोई कर लेता है तो कोई नहीं करता है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो हमें कॉम्प्लेक्स तो होता है, लेकिन हमको उसको ओवरकम करना है। हम अगर ऐसे खुद को दबाते बैठेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जो है वो हमें एक्सेप्ट करना है और उसको ओवरकम करना है, यही कर सकते हैं हम। हमको हमारी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखना है, दैट्स इट। लुक पे ना ध्यान देके हम उसको ओवरकम करें। अच्छा, तो कई बार ऐसे मन में ख्याल होता है, अच्छा उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तो मन में अगर नेगेटिव आया भी तो क्या की है, मतलब क्या आप करती हैं तब? नहीं, अभी देखिए कोई लोग नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन हर एक चीज़ आप अपने दिल को लगाते बैठेंगे तो फिर आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ना करके हम अपने सब पॉजिटिव चीज़ें ले लें। हम उनको बोलेंगे हाँ हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम उस चीज़ को करेंगे, थैंक यू करके उनको थैंक्स बोलना है, क्योंकि उन्होंने आपको एक मोटिवेशन दिया है कुछ करने का, आपको कहीं पे एक सोच दी है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ठीक है, हमें अपनी पॉजिटिविटी लेनी है उनसे और उनको थैंकफुल रहना है, और हमें जो करना है हम भी करते रहना है। तो डेली रूटीन में जो अभी कोरोना का भी समय है, तो उसमें आप जैसे फिट रहने के लिए या खुद को एक्सरसाइज के थ्रू कैसे अपने आप को हेल्दी रखती हैं? हेल्दी क्या, मैं वॉक करती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैंने ऑयल कम कर दिया है, शुगर बिल्कुल बंद कर दिया है। ये मैं ज़्यादा फिटनेस में करती हूँ, ध्यान देती हूँ, लेकिन उतना नहीं, मतलब जितना अपने से हो सकता है उतना ही करना चाहिए। अच्छा। बहुत एग्जैजरेशन करने से आपको बॉडी एक्स भी हो सकता है और फिर नेक्स्ट डे आप बिल्कुल करना पसंद नहीं करेंगे। तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, और कुछ आप लिमिटेशंस किसी चीज़ में रखें, जैसे शुगर, वाइट चीज़ें कम करना बस, और सॉल्ट इनटेक ये थोड़ा कम करें तो कुछ हद तक आप कर सकते हैं। आप मेंटेन करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप बढ़े ना। अब मैं कोशिश वही करती हूँ, अगर मैं रिड्यूस नहीं कर सकती हूँ तो मैं एटलीस्ट बढ़ने खुद को नहीं दूंगी, इतना सोचती हूँ। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी जब हम सोचते हैं कि मुझे ये टाइम इस टाइम में कर लेना है, इस टाइम के लिए इतना समय है, और कभी कभी बिल्कुल भागदौड़ हो जाती है। फिर आप जैसे कुछ सीखने को जा रही हैं या फिर डांस सिखाना है, उस समय कितना मुश्किल होता है आपके लिए समय निकालना खुद के लिए या फिर घर परिवार के लिए? हाँ, मैं देखती हूँ अभी जैसे बच्चों का टाइम सुबह का स्कूलिंग का है, तो मैं बच्चों का सुबह का टाइम नहीं रखती हूँ। फिर उस हिसाब से मैं टाइम मैनेज करती हूँ कि मेरा फूड का, मेरे बच्चे का, मेरे टीचिंग का, क्लासेस का टाइम है, उस हिसाब से एडजस्ट करती हूँ। अभी फीमेल्स को सिखाना है तो मैं शाम का वक्त रखती हूँ ताकि वो अपने हिसाब से एक टाइम ये रखे, क्योंकि किसी को वॉक पे जाना है तो किसी को घर के काम, बच्चे को दूध पिलाना, तो उस टाइम लिमिटेशन में उनका ये मैं एडजस्ट करती हूँ। मतलब एक हाउसवाइफ होने के नाते कैसे अपने अंदर की खूबसूरती को हम बाहर लाएं हमेशा? अंदर की खूबसूरती तो आपके मिठास से, आपके बिहेवियर से ही आ जाता है। आप ज़रूरी नहीं है मीठा हर वक्त बोलना, बस आप ट्रू अपने कलर्स दिखाइए। आप अपने आप को नॉट फिजिकली बट मेंटली मेंटेन रखिए। आप एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छी तरह से करिए और आप अपनी आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करिए। और प्रेजेंट के तरीके ना ही सिर्फ साड़ी पहनना या ड्रेसेस पहनना, बट आप अपने को कैसे प्रेजेंट करते हो, कितने पॉजिटिवली लेते हो सारी चीज़ों को, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? मैंने पहले तो हम सीखते हैं, बाद में हम सिखाने के लायक भी हो जाते हैं। शुरुआत में जैसे हम खुद पढ़ते हैं, फिर बाद में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उस तरीके से आपने क्या क्या जो प्लेटफॉर्म है वो सीखा है? जैसे मैंने क्लासिकल फॉर्म में कथक सीखा है मेरे पंडित मिथिलेश कुमार जी से। फिर मैंने मतलब ये तो पेंटिंग्स और ये सब मैं बचपन से ही करती थी और मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए उसके।
मतलब जब भी आपको जो प्लेटफॉर्म मिला सीखने का, आप सीखती रहीं, सीखती जैसे रहीं। टाइम मिला निकाल के उसको करती रहें। Right. मतलब ये पैशन को कभी मिटने नहीं देना है। Exactly. और अपने अंदर उसको बनाए रखना है, ताकि हमारे अंदर का जो हुनर है वो बाहर निखर के आए और उस हुनर को हम बाहर भी बांट सकें। राइट। आप इनफैक्ट जितना बांटेंगे अपने हुनर को और जितना स्प्रेड करेंगे वो उतना बढ़ते जाएगा, वो कभी कम नहीं होता है, आपका नॉलेज कभी कम नहीं होता है, वो ग्रो करता है और सब ग्रो करना चाहिए। अब लाइक वो खाद की तरह है, वो प्लांटिंग है, वो ग्रो करती रहेगी, आपको उसको पॉजिटिवली लेना है। अच्छा, तो ये थी केतकी जी, जो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात की और इतनी सारी जानकारियाँ दी कि एक हाउसवाइफ होकर हम कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने को मोटिवेट करते रहे, कभी भी हमारे सामने कोई भी दिक्कतें आए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।